सो हे गाइज, वेलकम बैक दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट खोज साइंस एकेडमी में। कल जो है हमने संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बात की थी और उसको अच्छे से समझा था। उम्मीद है कि वो आपको जरूर पसंद आया होगा। आज जो है हम वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया और इसमें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी समझेंगे। आज भी हम दो ही अभिक्रिया पढ़ेंगे और 100% आपको समझ में आएगा। देखिए, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टूटना या फिर अपघटन। अपघटन का मतलब भी होता है टूटना। ठीक है, तो कोई भी अभिकर्मक रहेगा इसमें दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा तो वो अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। जैसे अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है वो अभिक्रिया कहलाती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, आपकी जो वियोजन अभिक्रिया है वो 3 पदों में संपन्न होती है। पद की बात करें तो 3 मुख्य कारण है इसके संपन्न होती है ये वियोजन यानी टूटती है। जैसे आप अगर कोई अभिकर्मक लेंगे उसमें आप ताप देंगे, उसको गर्म करेंगे या ऊष्मा देंगे तो वो वहां पे टूट जाएगा दो या दो से अधिक उत्पादों में, तो वो भी यहाँ पे संभव है। एक आप सूर्य के प्रकाश से, आप अगर सूर्य का प्रकाश दोगे किसी भी कोई भी मेटल्स रहेगा, कोई पदार्थ रहेगा या यौगिक रहेगा वो भी यहाँ पे टूट जाएगा। तीसरा, आप जो है विद्युत धारा प्रवाहित करके भी इसके अभिकर्मक को आप एक से अधिक उत्पादों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम उदाहरण की बात करें। सबसे पहले पहला उदाहरण है इसका, जैसे फेरस सल्फेट। क्या है आपके पास में? फेरस सल्फेट है। आपने फेरस सल्फेट को ताप दिया या ऊष्मा दी, फेरस सल्फेट को आपने गर्म कर दिया। जैसे आपने फेरस सल्फेट को गर्म किया तो ये आपका फेरस ऑक्साइड, फेरिक है ना, और एक आपका SO2 और SO3 इन 3 भागों में टूट गया। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, ये आपका फेरस सल्फेट है। जैसे ही आपने फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी तो ये अलग अलग भागों में टूट गया है। अब इसको हम संतुलित करते हैं। देखो, जब हम संतुलित करते हैं तो 2 फेरस हो गया, इधर 2 फेरस है, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 2 और 3 5 और 3 8, ऑक्सीजन संतुलित है। सल्फर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 हो गया। तो एक तो यह उदाहरण हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया का, यानी हमने यहाँ पे इसको, एक हमारे पास में फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट को जैसे ही हमने गर्म किया तो यह इसमें, आप जैसे हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया तो यह आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों में टूट जाता है। यहाँ पे आपका ये सॉलिड विलयन था, यह फेरिस ऑक्साइड भी आपके पास में सॉलिड प्राप्त होता है और ये दोनों आपकी गैस है। ठीक है, तो जब भी हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया, अगर इसका नाम लिखना चाहे आप तो फेरस सल्फेट, ठीक है, आप लिख लेना, मैं बोल दूं, है ना। और ये आपका फेरस ऑक्साइड होगा, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा। जैसे इसको गर्म किया तो ये तेज बुदबुदा, मतलब कि तीक्ष्ण गंध आती है फेरस ऑक्साइड में और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों भागों में टूट जाता है। ये दोनों आपकी गैसें बन गई। ठीक है, एक उदाहरण तो ये हो गया आपका। दूसरा, अगर हम बात करें, दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें तो हमने, याद करो, उसमें उस संयोजन अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट लिया था। आप जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को ताप दोगे, ये सिंबल जो है प्रतीक ताप का है, ताप या फिर ऊष्मा। जैसे आपने इसको ताप या ऊष्मा दी तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका CO2 में टूट जाता है। यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम जो है बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ही, इस सूत्र को हम संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये संगमरमर का है और जो चमक आती है वो इसी की वजह से आती है हमारी दीवारों पे। जैसे पूछ लिया जाए कि दीवारों पे चमक किस कारण से आती है तो संगमरमर की वजह से ही हमारी दीवारों पे चमक आती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो हमारे पास में एक ही अभिकारक था, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, या फिर इसको कहते हैं हम अभिकर्मक। ठीक है, इधर वाले भाग को LHS, इधर वाला RHS। ये उत्पाद है तो एक से अधिक उत्पादों में टूट गया तो ये अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन समझ में आ गई। इसी के बाद में हम इसको समझेंगे 3 भागों में और तोड़ेंगे। इसको हम 3 भागों में तोड़ेंगे। 3 भागों का मतलब है कि 3 तरीके से समझेंगे इसको हम।
यानी ताप के भी, ताप और ऊष्मा तो हमने समझ ही लिया है, एक प्रकाश की उपस्थिति में, और एक जो है आपका सबसे मोस्ट आता है कि पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप जो विद्युत धारा देकर भी किसी पदार्थ को तोड़ सकते हैं, वो हम समझेंगे। इसमें देखो, इसमें एक और अभिक्रिया आती है ऊष्मा शोषी। कौन सी अभिक्रिया आती है? ऊष्मा शोषी। अब देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का, किसी अभिकारक को आगे बढ़ाने के लिए या फिर ऊष्मा करने के लिए अगर ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है तो वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा शोषी। जैसे यहाँ पे ऊष्मा का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो इस एग्जाम्पल को हम ऊष्मा शोषी में भी लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को हम ऊष्मा शोषी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऊष्मा या फिर ताप, वहां पे जैसे हमारा ऊष्मा क्षेपी था उसमें तो कोई भी, जैसे हमने मान लो ये अभिक्रिया करवाई थी, हमने ये अभिक्रिया करवाई थी, वहां पे हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड था, है ना, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें जैसे ही हमने जल मिलाया, पानी मिलाया, तो इसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ हमारे पास में, प्लस हमारे पास में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, प्लस ऊष्मा प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास में वहां पे प्राप्त हुआ था। तो ऊष्मा का मतलब कि जैसे हमने गर्म किया तो तेज, कली जैसे गर्म करते हैं तो धुआं सी निकलती है ना ऊष्मा, उसी को कहेंगे ताप, गर्म। तो वो अगर ऊष्मा हम यहाँ पे देंगे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में वापिस, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूट जाता है। तो यह अभिक्रिया हो गई हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ साथ में ऊष्मा का भी ही प्रयोग किया जाता है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसको अब समझते हैं एक और दूसरे तरीके से। अब आपसे पूछेगा कि ऊष्मा वियोजन, एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखे और सूर्य के प्रकाश में या फिर सूर्य के प्रकाश, ताप पूछ लेगा, ताप में हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। तीसरा पूछेगा प्रकाश की उपस्थिति में, चौथा पूछ लेगा कि विद्युत धारा की उपस्थिति में। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं प्रकाश की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में। यानी कि आपको ऐसा कोई एलिमेंट्स लेना है, ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना है जिसमें आप सूर्य का प्रकाश दोगे तो भी वह अलग अलग भागों में टूट जाएगा। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड। या आपके पास में सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। जैसे ही आपके पास में सिल्वर क्लोराइड था, जैसे ही आपके पास में यहाँ पे आपने सूर्य का प्रकाश दिया, क्या दिया? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में जैसे ही आपके पास में कोई सिल्वर क्लोराइड था, कोई सिल्वर क्लोराइड था, जैसे ही आपने सूर्य के प्रकाश में रखा उसको, तो सूर्य के प्रकाश से जो ताप आ रहा है उसका सूर्य से, तो वो अलग अलग भागों में टूट जाएगा। आपका सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। देखो गैस है क्लोरीन, गैसें हमेशा दोनों के साथ में अभिक्रिया करेगी और दोनों के साथ में ही निकलेगी, ठीक है। तो ये Cl2 हो जाएगा। जब हम इसको संतुलित करेंगे तो ये आपका संतुलित हो जाएगा। तो एक तो अभिक्रिया ये हो गई कि हमने सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने से सिल्वर तथा क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। सिल्वर तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में सिल्वर ब्रोमाइड। कौन है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ठीक है। इसको भी हमने सूर्य का प्रकाश दिया, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड के पास में सूर्य का प्रकाश दिया हमने, तो यह भी आपका सिल्वर प्लस ब्रोमाइड दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है। हम इसको संतुलित करेंगे क्योंकि ब्रोमीन भी गैस है, ये हमेशा दोनों के साथ में जाएगी और सिल्वर आपकी धातु है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी यह आपकी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और इसका उपयोग आपके जो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में जो है इसी का उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, ठीक है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। पर्दे पर प्राप्त इसी को किया जाता है जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है। तीसरी चीज पढ़ते हैं, इसमें तीसरा पॉइंट है वो है आपका विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। देखो ताप के द्वारा तो हमने समझ लिया है, तीसरा है इसमें विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा की उपस्थिति में आप कोई ऐसी चीज लो
जो आपकी टूट जाए। ठीक है, अब हमने लिया है यहाँ पे जल। कौन लिया है? जल। हमने यहाँ पे जल लिया है और जल में देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जल लिया और जल को हमने यहाँ पे विद्युत धारा दी। क्या दी? विद्युत धारा। अभी बताऊंगा मैं। विद्युत धारा दी तो ये आपका हाइड्रोजन गैस H2 प्लस O2 दो भागों में टूट जाता है। जब हम इसको संतुलित करते हैं तो ये आपका इस प्रकार से संतुलित हो जाता है। देखिए इसका प्रयोग ऐसे करो, एक हमने बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, जग लिया, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, ये हमने एक बीकर ले लिया या फिर जग मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। एक बीकर में हमने भरा पानी। क्या भरा? पानी। ठीक है, जैसे हमने इसमें पानी भर दिया या फिर हम गर्म करते हैं जैसे ही पानी को, तो वहां पे लगा देते हैं रोड। क्या लगाते हैं? इसमें राड लगाते हैं ना, पानी गर्म करने के लिए विद्युत की। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे ये राड लगा दी साहब, ये तार डाल दिए इसमें हमने बाल्टी में, और ध्यान रखना लोहे की नहीं रहनी चाहिए, आपकी बाल्टी रहनी चाहिए प्लास्टिक की। हमने इसमें राड डाल दी। अब यहाँ पे देखो ये जल है पूरा, ठीक है, और यहाँ पे इस राड के तार हम कनेक्ट करेंगे, या तो हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे या फिर हमारी विद्युत धारा से कनेक्ट कर देंगे। इधर देखो एक चिन्ह तो बड़ा रहेगा, है ना, और एक चिन्ह इसका छोटा रहेगा। अगर ये प्लस और माइनस दोनों ये चिन्ह बनाते हैं हम, तो ये धनात्मक रहता है बड़ा वाला और छोटा वाला रहता है ऋणात्मक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेल। क्या हो गया? सेल। और जब हम बैटरी बनाएंगे, जब हम बैटरी बनाएंगे तो बैटरी में हमारे एक से अधिक सेल होंगे, तो एक प्लस माइनस, और ये एक दूसरे से ऐसे कैसे जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये बन जाती है बैटरी। अभी हम लगा दिए हैं इसमें सेल। क्या लगा दिए हैं? सेल। इधर वाला सिरा है धनात्मक, और धनात्मक सिरा को हमेशा हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और यह है ऋणात्मक, ऋणात्मक वाले को बोलते हैं कैथोड। अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है, हम इसको याद कैसे करें? हम इसको याद करेंगे कि आपके पास में यहाँ पे ए यानी एनोड, ए ऐसे लिखते हैं ना, तो ए हो गया धनात्मक, और बाकी हमको कैथोड याद रह ही जाता है। तो आपको एनोड को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम भूल जाते हैं कि एनोड प्लस में था या माइनस में। आप प्लस में याद ऐसे करोगे कि एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया आपका ऋणात्मक। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है और जल है, ये सॉरी जल है पूरा। जब ये टूटेगा, ऊपर बुलबुले निकलेंगे ना इसके, तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी। तो देखिए एनोड यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा प्लस में टूटता है और ऑक्सीजन हमेशा माइनस में टूटता है। तो प्लस वाला हमेशा माइनस के पास में भगेगा और माइनस वाला हमेशा प्लस के साथ में भगेगा, विपरीत होंगे ना एक दूसरे ये। तो प्लस वाला तो कहां मिलेगा? कैथोड पर। तो हाइड्रोजन कहां मिलेगा? कैथोड पर। ऑक्सीजन कहां मिलेगा? एनोड पर। इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि हमें कौन कहां प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम विद्युत धारा प्रवाहित करके भी इसको तोड़ सकते हैं। या फिर हमारे पास में जैसे NaCl है, ये नमक का विलयन है, जैसे हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, ये नमक का विलयन था, हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये सोडियम में टूट गया, प्लस ये आपका क्लोरीन में टूट गया। क्लोरीन वही गैस है, दो अणुओं के साथ में जाएगी। जब हम इसको संतुलित करेंगे तो 2NaCl = Na + Cl2 इस प्रकार से टूट जाएगी। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।